हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी पब्लिकेशन का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की स्वमूल्यांकन परीक्षण अध्याय को हम हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 तथा विविध के प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपने उसे हल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप उसे बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या फर्स्ट दिया है 156 एंड 13, यानी 156 और 13 का जो है हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं कहा है, इसलिए हम किसी भी मेथड का प्रयोग करके इसका जो है HCF निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 और डिवाइड करेंगे 156 से। यहाँ पर जो है अब देखो इसका HCF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको टेबल यहाँ पर लगानी है। देखो, जब तक ये दोनों संख्याएं कट नहीं जाती तब तक हमको काटना है। जैसे 13 एकम 13 हो जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया, और 6 लिखेंगे, 13 दूनी कितना हो गया 26 हो गया। यानी यहाँ पर डायरेक्टली यह जो है 13 से डिवाइड हो रही कट रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो HCF होगा, अगर हम यूक्लिड विभाजन की बात करें तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R जो है लिखते हैं। ये क्या होता है, जिसको हम भाग देते हैं, यानी जो बड़ी संख्या होती तो A का मतलब यहाँ पर 156 हो गया और B क्या होगा 13 होगा, जो दूसरी छोटी वाली वैल्यू दी होगी। अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, A की जगह पर 156 यानी 156 लिखेंगे और B की जगह पर 13 लिखेंगे। क्यों का मतलब है कितनी बार हमने पहाड़ा लगाया है, 12 बार, तो यहाँ हम 12 लिख लेंगे। और प्लस R का मतलब है रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, तो हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि जब 0 आ जाता है तब हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद भाग देने के लिए कुछ वैल्यू नहीं बची है। तो जो B की वैल्यू आती है वही हमारा HCF होता है लास्ट वाले स्टेप में। तो यहाँ B देखोगे 13 है, यानी 13 आया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 13 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का। हमारा क्वेश्चन संख्या 1 का जो है दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए। 1001 और 385 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें HCF ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन वाली विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। यहाँ पर A क्या होता है, A जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है और B जो होती है दूसरी वाली संख्या जो छोटी होती है, उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर हम जो है 385 से जो है भाग करेंगे 1001 को। तो यहाँ पर A का मतलब क्या है, 1001 दिया हुआ है। अब बराबर लगाएंगे, B का मतलब 385 है, तो ये लिख लेंगे। 385 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 2 बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 1 17, 2 तियाँ 6, 1 7 हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यानी हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया है, 2 बार। शेषफल यानी R का मतलब शेषफल है, कितना बचा 231 शेषफल जो है बच गया। अब हम 231 का पहाड़ा 385 में लगाएंगे, तो कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। 231 एकम 231 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब अगर हम लिखें तो 231 को हम क्या मानेंगे, B, क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या को आगे लिखते हैं, यानी A मानते हैं। तो यहाँ 385 बराबर
231 से हम भाग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, एक बार। शेषफल कितना आया है 154, तो वो हम लिख लेंगे। ये हो गया। अब हम करते क्या है, 154 से हम फिर से जो है 231 को भाग करेंगे। तो एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो 154 इक्कम कितना लिखेंगे, 154 लिखेंगे। 231 में हम पहाड़ा लगाए हैं 154 का, तो यहाँ पर घटाएंगे, 11 से 4 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा, 12 से 5 घटाएंगे 7, 77 बच जाएगा। अब हम दोबारा फिर से लिखेंगे तो ए जो है बड़ी वाली वैल्यू होगी, यानी 231 होगी। कितनी बार पहाड़ा लगा रहे हैं, 154 का लगा रहे हैं। कितनी बार लगाए हैं, एक बार। शेष कितना आया है, 77 आया है। अब हम 77 से भाग करेंगे 154 को, तो ये हम लिख लेंगे 77 दूना 154 होता है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कट जाता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 154 लिखेंगे, और भाग किससे कर रहे हैं, 77 से, तो वो 77 लिख देंगे। कितनी बार भाग लगाए हैं, 2 बार, तो 2 लिखेंगे। शेषफल कितना आया है 0, तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखोगे कि लास्ट वाली वैल्यू जो आ रही है वो 77 आ रही है बी की। जो बी की वैल्यू होती है अंतिम, जहाँ पर शेषफल 0 बचता है, वही हमारा जो है क्या होता है, HCF होता है। यानी HCF बराबर 77 हो जाएगा। यह जो है हमारा आंसर होगा, HCF बराबर 77। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए, या फर्स्ट का जो है थर्ड क्वेश्चन नंबर है 81,445, 6,87,897, ये संख्याएं दी हैं। इनका हमें जो है HCF निकालना है। तो इसके लिए हम फिर से प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और फार्मूला में हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो a की जगह पर बड़ी वाली संख्या यानी 68,7,8,9,7 ये संख्या लिखेंगे, और b की जगह पर 81,445 जो है लिखेंगे। अब गुणा लगाएंगे। अब क्यों, यहाँ पर भाग करने पर पता चलेगा। तो 81 हम भाग किससे करेंगे, छोटी वाली संख्या से। 81,445 भाग किसको करेंगे, 68, 78, 97, इस वाली संख्या को हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो 8 का 8 टाइम 64 होता है, लगभग 8 बार में जो है लग जाएगा। अगर 8 बार में हम लगाएंगे तो 65, 15, 60 आएगा। कितना आएगा, 65, 15 और 60। ये जो है 8 की गुणा करने पर इतना आएगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 3, 3, 6 और 3, 36, 337 जो है बच जाएगा। हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया, 8 बार। शेषफल कितना आया है, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। शेषफल कितना है, 36, 3, 3, 7, यानी 36,337 आ गया शेषफल। अब हम इससे भाग करेंगे, 81,445 को भाग करेंगे। अब 36 दूना 72 होता है, लगभग 2 बार लग जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बार लगाएंगे और गुणा कराएंगे तो 72,674 आएगा। 72,000 कितना आएगा, 674 जो है आ जाएगा। घटाएंगे 5 से 4 तो 1 बच जाएगा। 14 से 7 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। 13 से 7 घटाएंगे तो 13 से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ 10 से 2 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, यानी 8771 जो है बच जाएगा। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे जो बड़ी वाली संख्या, पहले बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 81,445 बराबर कितनी बार अब पहाड़ा लगा रहे हैं, 36,337 लगा रहे हैं। कितनी बार लगाया है, यानी कि गुणे में लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, 2 बार लगाए हैं पहाड़ा। और शेषफल कितना बचा है, 8771 जो है शेषफल बचा हुआ है। अब हम फिर से जो है 8771 का 36,337 में जो है पहाड़ा लगाएंगे। तो 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32, लगभग में 4 बार जो है लग जाएगा। अगर हम 4 बार लगाएंगे तो यहाँ आएगा 35,084।
तो हम 35 लिख लेंगे, 084 जो है लिख लेंगे। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पर 12 से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि एक हासिल दे देंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यानी 1243, यानी कि यहाँ पर 13 से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, 13 से 8 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 1253 जो है बच जाएगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब दूसरी संख्या बड़ी वाली 36,000 है, 36,337 है। किसका पहाड़ा लगा रहे हैं, 8771 का। कितनी बार लगाए हैं, 4 बार। शेषफल कितना आया है, 1253 आया है। अब हम 1253 से 8771 को हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो हम यहाँ पर 12 सती 84 7 बार अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 7 रुके किस लगभग कट जाता है, यह पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा, 8771 आ जाएगा। यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है 8771 में किसका पहाड़ा लगाया है, 1253 का पहाड़ा लगाया है। कितनी बार लगा है, 7 बार। शेषफल क्या आया है, 0। यानी जो b की वैल्यू होती है वही वाली हमारे HCF होता है। यानी b बराबर 1253 आया है। इसका मतलब यही हमारा HCF होगा। HCF बराबर 1253 हो जाएगा, यह हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, संख्या 426 में 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको फिर से करना क्या है, फार्मूला हम वही लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R वाला, ये हम फार्मूला लगाएंगे। और हमको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम बड़ी संख्या यहाँ पर A की जगह पर लिखेंगे 576, बराबर लगाएंगे। b की जगह पर छोटी वाली संख्या यानी 426 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्यों का मतलब कितनी बार भाग लगाएंगे, ये अब यहाँ से हम लिखेंगे। 426 से 576 को भाग देना है तो एक बार हम पहाड़ा लगाएंगे, 426 एकम 426 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे हम तो 6 से 6 0 हो जाएगा, 7 से 2 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 बार। यानी हमने पहाड़ा 1 बार लगाया तो शेषफल 150 जो है बच गया है। अब 150 से भाग करेंगे किसको, 426 को, जिससे यहाँ भाग दिए थे। 15 या 45 ज़्यादा हो जाता है, यानी 15 दूनी 30, 300 जो है आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 6, 2 और 1, यानी 126 जो है बच जाएगा। तो यहाँ पर अब हम भाग किसको दे रहे हैं, 426 को भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 150 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार जो है हम लगाए हैं, 2 बार। शेषफल कितना आया है, 126 आया है। अब हम 126 से भाग करेंगे 150 को तो 126 एकम 126 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 24 बच गया। तो इस बार हम किससे जो है भाग कर रहे हैं, 150 को भाग कर रहे हैं, किससे, 126 से भाग कर रहे हैं। कितनी बार लगाए हैं पहाड़ा, 1 बार। शेषफल कितना आया है, 24 आया है। अब हम 24 से भाग करेंगे 126 को, तो यहाँ पर जो है जब हम भाग करेंगे 24 से तो 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर हम किसको भाग दे रहे हैं, 126 को। किससे भाग दे रहे हैं, 24 से। कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 5 बार। शेषफल कितना आया है, 6। अब हम 6 से भाग करेंगे 24 को तो 6 चौक 24 होता है, यहाँ 24 लिख लेंगे और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे तो किसको हम भाग दे रहे हैं, 24 को। किससे, 6 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 4 बार। शेषफल कितना आ गया, 0। यानी ये जो वैल्यू लास्ट वाली आती है उसमें जो b का मान होगा यानी 6, वही हमारा जो है यूक्लिड विधि के द्वारा HCF हो जाएगा। यानी यहाँ पर HCF बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर HCF और जो है क्या कहा है, LCM ज्ञात करना। पहला दिया है 12, 15, 21 का, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे, फिर 15 लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और 21 के फैक्टर करेंगे। एक तरफ से हम सबके जो है फैक्टर करेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 छाक 12, 2 का फिर लगाएंगे, 2 तियां 6, 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर जो है 5 का लगाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आ गया। अब हम 3 से लगाएंगे, 3 सती 21, 7 का लगाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा सबकी वैल्यू जो है क्या आ रही। अब देखो, अब हम लिखेंगे LCM और फिर लिखेंगे नीचे HCF, क्योंकि हमको दोनों की वैल्यू चाहिए तो हम निकालेंगे। सबसे पहले जो भी वैल्यू यहाँ पर सेम आपको दिख रही है उसे आप गोला कर लो। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो हम HCF में 3 लिख देंगे, यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो सब में एक जैसा होता है वही हमारा HCF होता है। अब हम LCM के लिए जो सेम है उसको लिख लिए, इसके बाद में जो सेम नहीं है उसे लिखेंगे। 2 2 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 2 2, फिर इसमें 5 बच रहा है तो 5 लिख लेंगे हम, फिर यहाँ 7 बच रहा है तो 7 लिखेंगे और गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा 7 से कराएंगे, 7 छंग 42 यानी 420। यह हमारा LCM जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। 8, 9, 25 संख्या दी हुई है, तो हम 8 लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, 9 लिखेंगे और फिर 25 लिखेंगे। सबके हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। 9 को काटेंगे 3 तियां 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाता है। 5 से काटेंगे 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम LCM और HCF जो है नीचे लिख लेते हैं। LCM और HCF लिख लेंगे। यहाँ पर जो सेम वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। कहीं कोई सेम नहीं है, सब में एक एक दिख रहा है, तो एक हमारा HCF हो जाएगा। अब हम LCM के लिए देखेंगे। LCM जो कुछ नहीं मिल रहा है वो लिखेंगे। 2 2 नहीं मिल रहा है तो 2 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 3 3 नहीं मिल रहा तो 3 3 लिखेंगे। यहाँ 5 नहीं मिल रहा तो हम 5 लिखेंगे, 2 बार है। अब हम गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, 24 यहाँ कितना होता है 72। 72 की 25 से गुणा करवा देंगे, तो 72 की 25 से गुणा कराएंगे तो हमारा 1800 जो है आ जाएगा। यह हमारा LCM हो जाएगा और यह एक हमारा HCF जो है हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 45 व 105 का HCF 15 है तो LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास ये दो संख्याएं दी हैं। इसका फार्मूला होता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर HCF कितना दिया है 15 लिख लेंगे। LCM ज्ञात करना है और पहली संख्या 45 है और दूसरी संख्या जो है 105 है। ये 15 इसके बटे में पहुँच जाएगा, यानी LCM बराबर 45 गुणे 105 और बटे में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 सती 105 और अब कट गया तो इसकी गुणा कराएंगे। 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31 हो जाएगा। यानी हमारा जो LCM है कितना आ जाएगा 315 जो है हमारा LCM हो जाएगा। यह जो है LCM की वैल्यू हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दो संख्याओं का HCF 18 तथा LCM 380 हो सकता है, कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर जो HCF और LCM दिया हुआ है, यह किसी भी दो संख्याओं का HCF और LCM हो सकता है क्या, यह हमको बताना है।
तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 18 ये जो 18 HCF दिया है, 18 से हम क्या करते हैं 380 को जो है भाग देंगे। अगर यह पूर्ण रूप से संख्या कट जाती है तो इसका मतलब है कि यह HCF और LCM जो दिया है किसी भी दो संख्याओं का हो सकता है। जैसे हम 18 दूनी 36 लगाते हैं तो यहाँ 38 से 36 घटाएंगे 2 बच गया 0, 18 एकम 18 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 2 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह जो दो संख्याएं दी हुई हैं किसी भी दो संख्याएं का HCF और LCM नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है शेषफल आ रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो √5 दिया है उसको मानेंगे कि यह एक जो है परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर जो है दो सह अभाज्य संख्याएं लेंगे। जैसे हम a और b ले लेते हैं, या p क्यों ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम दो सह अभाज्य संख्याएं एक a और b लेंगे। a/b बराबर √5 लिख देंगे। यहाँ a b क्या है, तो हम लिख सकते हैं a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो यह कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम जो है मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हम जो है b की गुणाई से करवा देंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो a एकम a हो जाएगा, √5 की गुणा से तो √5b हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष जो दिए हुए हैं उनका वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पर जब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर लिखेंगे। अब देखो a बराबर √5, ये जो था इसका अब यहाँ पर हम क्या कर दिए, स्क्वायर, इसका पूरे का हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a² होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार लिखे, जैसे a² इस 5 को इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा, यानी a² बटे हम 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a² बटे में जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे और b² बराबर में लिख लेंगे। इसका मतलब है कि a² को भाग कौन करेगा, 5 जो है भाग करेगा। यहाँ पर इसको हम जो है समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे थ्योरी के रूप में कि a² जो है 5 से विभाजित है। a² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः विभाजित है, अतः 5 a को भाग करेगा। किसको भाग करेगा, a को भाग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है इसे जो है यह जो है a को काट सकता है। अब हम यहाँ अगले स्टेप में जो है लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं a बराबर जो है दिया हुआ था पहले, तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर a बराबर 5c। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a बराबर 5c। ये जो c दिया हुआ है यह एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं a बराबर 5c, जहाँ c क्या है, लिखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है, c जो है एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5c जो है इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में जो है रखेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर एक मिनट, यह जो है एक समीकरण 1 है, तो a का मान
यानी a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण संख्या 1 में जो है मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5c, a की जगह पर a स्क्वायर की जगह पर कितना आएगा, यानी a की जगह पर 5c और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ये 5b स्क्वायर ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 5 25 c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अगर हम 5 से ये जो इधर वाला 5 है इससे काटेंगे तो 5 25 5c स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा और बराबर b स्क्वायर के। अगर हम 5 इस तरफ भेजेंगे तो ये वाला 5 इसके बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 5 जो है लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि b स्क्वायर को 5 जो है भाग करेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को जो है भाग करेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः 5 b को भाग करेगा, यह हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ समीकरण जो है एक दूसरे को मान लेते हैं, जैसे इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं समीकरण संख्या 2 और ये जो लिखे हैं इसको समीकरण संख्या 3 जो है मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब आप देखोगे समीकरण 2 और 3 में क्या हो रहा है, a स्क्वायर यानी 5 जो है a को भी भाग कर रहा है और 5 जो है b को भाग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 a व b दोनों को विभाजित करता है, a व b दोनों को भाग करता है, लिख लेते हैं, या विभाजित करता है, भाग करता है। अब यहाँ पर देखो कि 5 जो है a और b, यहाँ पर a और यहाँ पर b दोनों को जो है भाग कर रहा है, लेकिन हमने माना था कि a व b जो है कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल जो है 1 होगा, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, यानी 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कथन का जो है विरोध हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, जो हमने माना था उसका जो है विपरीत प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यह कथन जो है क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाग करता है, जबकि हमने माना था कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो है हमने माना था, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का यानी ये वाला जो तथ्य है इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5
एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि √5 एक जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस कथन से जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। तो यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रकार से हल करेंगे। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको हम पुनः एक बार समझा सकें। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक जो है अपरिमेय संख्या है। यह कथन हमें जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम फिर से जो है वही लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब हम फिर से लिखेंगे a/b बराबर √3। यहाँ पर a व b क्या है, तो हम लिख सकते हैं a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, वह संख्याएं जो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम √3 के नीचे एक मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। a एकम a हो जाएगा बराबर √3, और ये जो है b की गुणा होगी तो √3b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इसका हम दोनों तरफ जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी a का स्क्वायर और √3 b का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ प्राप्त होगा हमें a² बराबर √3 का जो है अंडर हट जाएगा और यहाँ पर √3 की जगह पर 3 हो जाएगा और b का जो है b² जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं √3 की जगह पर 3 हो जाएगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। जैसे √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस प्रकार √3 गुणे √3 लिखते हैं। √3 यानी 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 9 पर अंडर लगाएंगे तो यह जो है 3 का जो है वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अगर इस वाले 3 को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो a² के बटे में जाएगा, यानी a² बटे 3 बराबर b² हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a², देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, a², ये जो 3 है इसके बटे में आ जाएगा और बराबर लिखेंगे b²। इस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं। अब इसको हम कथन के रूप में कैसे लिखेंगे, a² 3 से विभाजित है, अतः 3 a को भाग करेगा। a किसको भाग करेगा, a को जो है 3 भाग करेगा, यानी 3 a को भाग करेगा। ये यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं और इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे a बराबर 3c। ये क्या है, माना लिख लेते हैं, माना a बराबर 3c, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। यह यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, c एक क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं a का मान 1
ये मान लिखा हुआ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 3c रखेंगे, यानी कि a की जगह पर कितना आएगा, 3c आएगा। तो यहाँ पर हम 3c रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, बराबर लगाएंगे, और यहाँ 3b² है तो हम 3b² ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9c² हो जाएगा, यानी 9 होता है 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर c लिख लेंगे, और यहाँ पर 3b² ऐसे ही लिख लेंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3c² बराबर b²। अगर हम इसको लिखना चाहें तो c² बराबर b² बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कथन के रूप में अगर लिखें तो लिख सकते हैं, अर्थात b² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अतः 3 b को भाग करेगा, b को भाग करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये b² के बटे में 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 3 जो है b को भाग जो है करेगा। तो अब हम यहाँ पर 2 समीकरण माने थे, इसको हम समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब यहाँ पर देखोगे समीकरण संख्या 2 और 3 में, तो यहाँ पर देखो a को जो है 3 भाग कर रहा है और b को यहाँ पर भी 3 भाग कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 से a व b को 3 भाग कर रहा है, 3 भाग कर रहा है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 3 a व b को भाग करेगा। फिर जो है तो हम ऐसे लिख लेते हैं a व b को 3 भाग कर रहा है, और जबकि हमने माना क्या था कि a व b जो है सहभाजी संख्याएं हैं, यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, सहभाजी का मतलब है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होगा, यानी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों भाग कर रहे हैं, 3 भाग कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है कि ये कथन जो है गलत है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जबकि हमने माना था कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या माना था कि a और b जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। जबकि हमको यहाँ पर प्राप्त को क्या हो रहा कि 3 जो है भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस कथन का जो है विरोधाभास प्राप्त हो रहा। तो हम लिख सकते हैं परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है यह कथन हमारा सिद्ध होता है। अगर आपको इस सवाल में कहीं भी समस्या है तो आप सवाल नंबर डालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और जिसका रिप्लाई अगले वीडियो में दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 2 पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी। तो
तो पात्र की महत्तम धारिता, यहाँ पर महत्तम कह दिया है तो इसका मतलब होता है HCF हमें ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना है इसका, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतया नापा जा सकता है। अगर यहाँ पर अधिकतम लिखता तब भी हमें जो है HCF ज्ञात करना होता, और महत्तम लिखा है तब भी हमें जो है HCF ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले 250 और 425 जो दिया हुआ है इनका HCF निकालना है। HCF हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, इसलिए आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं और भाग विधि का। तो हम यहाँ पर भाग विधि लगा देते हैं या गुणनखंड विधि भी लगा देते हैं। तो गुणनखंड विधि लगाएंगे तब भी जो है वैसे ही फैक्टर आएंगे, फिर जो है निकालना होगा। तो गुणनखंड विधि लगाकर दोनों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 25 0 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिर लास्ट में 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यह गुणनखंड 250 के इस प्रकार हो गए। अब हम यहाँ पर 250 लिखकर इसके जो है आगे गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 5 5 फिर 5 3 बार है 5 5 तो गुणा लगाकर लिख लेंगे, फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब 425 के हमको गुणनखंड करना है तो 5 लगाएंगे, 5 8 40 और कितना हो गया 2 बचा 25 5 25 यानी 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 बच गया 35 हो गया, 5 सती 35 यानी इतना हम लगा देंगे। अब हम 17 से जो है डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब इसके भी हम गुणनखंड कुछ इस प्रकार जो है लिख लेंगे। 425 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 17। हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख लिया। अब हम यहाँ पर जो है लिखेंगे HCF या फिर महत्तम धारिता लिख सकते हैं। जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वही हमारा महत्तम समापवर्त होता है। यानी यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2 बार 5 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 बार 5 5 लिखा हुआ है। ये सेम वैल्यू मैच कर रही है, इसका मतलब है यह जो है मासा होगा। तो हम 2 बार 5 5 लिख लेते हैं तो 5 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वह 25 लीटर जो है दूध होगा। तो महत्तम धारिता कितनी होगी, 25 लीटर होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बाकी दोनों गुणनखंड 5 और 2 यहाँ पर है नहीं, इसलिए हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा 25 लीटर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 2 टैंक में क्रमशः 504 व 735 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम धारिता जो है हमें बतानी है कि जिससे जो है दोनों टैंकों के दूध को पूर्णतः नापा जा सके। तो यह जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर अधिकतम लिखा है, इसलिए हमको यहाँ पर HCF जो है ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दोनों को फिर से गुणनखंड करेंगे और फिर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 504 और फिर दूसरी तरफ जो है हम कितना लिखेंगे 735 जो है लिख लेते हैं। अब इन दोनों का जो है गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो है हम 504 का गुणनखंड करेंगे। इसके लिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12। फिर हम अगली बार 2 से लगाएंगे, 2 छाक 12, 2 तियाँ 6 यानी इतना जो है प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगर 3 बार लगाएंगे, जैसे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 बार लगाएंगे तो 3 सती 21, फिर हम 7 बार लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड अगर लिखें तो 504 यानी 504 के तो 2 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 और गुणे 7 लिख लेंगे। इसके बाद अब हम 735 के गुणनखंड करेंगे और लिखेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 23 हो गया तो 5 चक्कू 20, 5 सती 35 यानी यहाँ पर 147 आ गया।
अब हम इसको जो है 7 से काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। तो 3 से काट लेते हैं। 3 चक्कू 12 और 3 सती 1 मिनट। 3 चक्कू 12, 2 बच गया 27, 3 नवा 27 होता है, यानी 49 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 सती 49 और 7 से फिर से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 735 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, यह जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको HCF निकालना है, तो दोनों में वैल्यू देखनी है सेम कौन कौन सी है। तो सबसे पहले 2 चेक करेंगे तो 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे। 3 चेक करेंगे तो 3 एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार है, तो नीचे हम 3 एक बार लिख लेंगे। इसके बाद फिर 3 है, इसमें फिर 3 नहीं है, छोड़ देंगे। अगली बार 7 है इसमें, फिर इसमें 7 है, तो हम 7 लिख लेंगे। यानी 7 की गुणा 3 से करवाएंगे तो 7 त्रुक 21 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा 21 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंटेनर की जो अधिकतम धारिता है वह 21 लीटर होगा। यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3 छड़ी 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। कपड़े की वह अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी छड़ का निश्चित बार प्रयोग करने से जो है नापी जा सकी। हमें कौन सी जो है ऐसी छड़ का जो है प्रयोग करना है, यह आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, और कपड़े की जो है अंतिम लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि कपड़े की अंतिम लंबाई ज्ञात करनी है और किसी भी छड़ी का जो है निश्चित बार प्रयोग करने से नापा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमें LCM निकालना है। यहाँ पर अंतिम लंबाई कहा है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? LCM यानी लासा जो है निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गुणनखंड विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं और उससे जो है निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर तीनों का एक बार में भी निकाल सकते हो या फिर अलग अलग रखकर भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है तीनों का एक साथ रखकर जो है गुणनखंड करेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे 64, कामा लगाएंगे, 80 लिखेंगे, 80 और 96 लिखेंगे और इनके जो है अभाज्य गुणनखंड जो है करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम फिर से 80 को काटेंगे तो 2 छक्कू 8, 2 जीरो 0। इसको काटेंगे तो 2 छक्कू 8 और 1 बच गया 16 हो जाएगा, यानी 2 अठी 16। अब हम फिर से जो है यहाँ पर 2 बार जो है लगाएंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छाग 12, क्योंकि 1 आगे जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 0 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 दूनी 4 और 2 चक्कू। अब हम फिर से जो है यहाँ पर 2 बार लगाएंगे। 2 अठी 16, 8 आ जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 चक्कू 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पंचे 10 और फिर 2 छाग 12 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही लिख लेंगे और 2 तियां 6 हो जाएगा। यानी नीचे सारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो हम उतनी ही संख्या से काट देंगे। 2 एकम 2, 5 ऐसे ही लिख लेंगे और 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 ऐसे ही लिख लेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार जो है काट लेंगे। अब हम लास्ट में 5 से काट लेंगे। 5 एकम 5 हो जाएगा और सारे जो गुणनखंडों की वैल्यू है 1 जो है हो जाएगी नीचे। अब हम इनका जो है गुणनखंड करवा लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM बराबर, LCM वो भी किसका निकाले हैं? 64 का, कामा 80 और 96 का। यह जो है LCM है। 2 गुणा 2, फिर गुणे 2 है, फिर 2 है, यानी कितनी बार 2 2 है? 2, 4 और 6 बार 2 2 है, तो 4 बार हो गया, 5 बार और 6 बार यहाँ 2 2 लिख लिए। अब 1 बार 3 है और 1 बार जो है कितना है? 5 है। इसको हम लिख लेते हैं।
अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब सबकी जो है गुणा करवानी है। तो गुणा करवाने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना होता है 64। और 64 की हम जो है 5 से गुणा करवाएं और फिर जो है हम 3 से गुणा करवा दें तब भी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 64 की गुणा अगर हम 3 पचे 15 से करवाएंगे तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 6 हासिल 15 छक्का 90 और 6 96, यानी 960 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कपड़े की अंतिम लंबाई कितनी हो जाएगी 960 सेंटीमीटर। लेकिन इसका उत्तर जो है मीटर में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 9 90 हो गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 6 के आगे जीरो, यानी 10 जगह 60 हो जाएगा। 9.6 मीटर जो है हमारा यहाँ पर कपड़े की जो है अंतिम लंबाई आ जाएगी और यही हमारा जो है उत्तर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए संख्याएं दी हैं 165, 221 और 364। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले दो छोटी संख्याएं लेंगे और उनको जो है ए बी में डिवाइड कर देंगे, यानी मानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है लिख लेते हैं। ए यानी कि जिस संख्या को हम भाग देंगे, बी यानी जिससे भाग देंगे, और क्यू का मतलब है जितनी बार भाग लगाएंगे, और आर का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखेंगे ए का मतलब, हम ये दो संख्याएं सबसे पहले लेते हैं। इन दोनों में ए का मतलब है जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 221 हो गया, बड़ी संख्या है। और b बराबर 165 जो है लिख लेंगे। अब हम भाग विधि लगाएंगे। भाग विधि से इनका HCF ज्ञात करने के लिए 165 से हम 221 को भाग देंगे। 165 ही कम 165 हो जाएगा और इसको जो है लेस कर देंगे। 11 से 5 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा और यहाँ 11 से 6 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी 56 आ गया। यहाँ पर एक हासिल दे देंगे तो एक से एक कुछ नहीं बचेगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 221 जो है हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर लिख लिया है। बी कितना होगा 165। अब हमने यहाँ पर जिसको जो है कितनी बार पहाड़ा लगाया है, एक बार, तो एक लिख लेंगे और प्लस शेषफल कितना आया है 56 आया है, वो हम 56 लिख लेंगे। अब हमको भाग किसे करना, 56 से 165 को हम जो है भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे 165 को भाग करेंगे, किससे 56 से। अब यहाँ पर हम पहाड़ा लगाएंगे, 56 का 3 बार अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छाक 18, 3 पचे 15, 1 16, यानी कि 8 168 आएगा। तो यहाँ पर हम पहाड़ा 2 बार लगाएंगे, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और 5 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो दोनों में बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या 165 है तो हम 165 लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं, 56 से भाग दिए हैं। कितनी बार पहाड़ा लगाए थे, 2 बार, तो हम 2 लिख लेंगे। शेषफल कितना आया है 53, तो 53 लिख लेंगे। अब हम 53 से भाग करेंगे, किसको 56 को भाग करेंगे, तो 53 एकम कितना हो जाएगा, 53 लगाएंगे और यहाँ पर कितना घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी यहाँ पर अब आप देखोगे कि हमने भाग किसको किया है 56 को, तो 56 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। 53 का पहाड़ा कितनी बार लगाए हैं, 1 बार, तो 1 लिख लेंगे और शेषफल कितना आया है 3 आया है, तो 3 लिख लेंगे। अब 3 से हम जो है किसको भाग देंगे, 53 को जो है भाग देंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अगला 23 लिखेंगे। यहाँ पर अब हम पहाड़ा लगाएंगे तो 3 सती 21 हो जाएगा और यहाँ 21 लिख लेंगे। और अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम अगर लिखें तो कितना आ जाएगा,
देखो यहाँ तक तो हमने नोट कर लिया था, अब यहाँ से नोट करेंगे तो हम भाग किसको दे रहे हैं, 53 को भाग दे रहे हैं, यानी 53, और किससे भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार पहाड़ा लगाया गया है, 17 बार, तो हम 17 लिख लेंगे और प्लस लगाएंगे, शेषफल कितना आया है, 2 आया है, तो 2 लिख लेंगे। अब हम 2 से भाग करेंगे 3 को, 3 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 बच गया। यानी यहाँ पर अब हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 को हम भाग दे रहे हैं कितने से, 2 से, कितनी बार लगाए हैं, 1 बार, और शेषफल भी 1 आया है। 1 से अगर हम 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2 होता है, यानी 2 से कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे अगली बार, तो लिखेंगे 2 को भाग दे रहे हैं किससे, 1 से भाग दिए हैं, और कितनी बार लगाए हैं, 2 बार, और शेषफल कितना आया है, 0 आया है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वही SCF होगा। तो b का मान कितना आया है, 1 आया है। यहाँ पर b का मान कितना आया है, 1 आया है। और अगले वाला बचा है हमारा 364, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से जो है भाग करेंगे, यानी b की वैल्यू कितनी आई है, 1, और ये वैल्यू बड़ी है तो इसको हम a मानेंगे, 364 लिखेंगे, 364। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू वाला, और यहाँ पर जो है हम वैल्यू को लिखेंगे, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे ही हम फिर से लिखेंगे, और यहाँ 1 से जो है भाग करेंगे 364 को। तो यहाँ पर जो है हम भाग करेंगे तो 1 तियाँ, यानी कितनी बार पहाड़ा लगा है, 3 बार, तब 1 का पहाड़ा 3 बार लगाओगे तभी 3 आएगा। अगला 6 उतारेंगे तो 1 छक्का 6, यानी यहाँ पर भी कुछ नहीं, अगली बार 4 लिखेंगे तो 1 चक्कू 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर 364, कितना लिखेंगे, 364, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहाड़ा कितनी बार लगाए हैं, 364 बार, और शेषफल कितना आया है, 0 आया है। इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू जो है वही SCF होगा। यहाँ पर b का भी मान 1 ही आ रहा है, इसका मतलब है SCF जो है यूक्लिड विभाजन के द्वारा ज्ञात करने पर हमारा उत्तर जो है 1 आ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर आप किताब उठाकर देखोगे तो इस प्रश्न का आंसर जो है कितना आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है, क्योंकि यह सवाल जो है गलत दिया हुआ है। यह सवाल क्या है, गलत दिया हुआ है। अगर इस सवाल को सही कर दिया जाए तो संभवतः आंसर जो है आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 13 का टेबल लगाएं 165 में तो 13 एकम 13, 3 और 5 35, 13 से नहीं कटता है। 165 की जगह पर अगर हम 169 कर दें तो हमारा आंसर जो है संभवतः सही हो जाएगा। तो आप इस सवाल में 165 की जगह पर 169 रखकर लगा सकते हो और संभवतः आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि जांचिए कि संख्या 24 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है इसका मतलब है कि हमको जो है प्राकृत संख्या जो पावर n दिया हुआ है, जैसे 24 दिया हुआ, 24 की पावर जो n दिया है, n का मान प्राकृत संख्या रखनी है। जैसे मान लेते हैं हम n का कोई भी मान रखकर देख लेते हैं, जैसे n बराबर हम 1 2 3 या कोई भी 0 भी रख सकते हो। अगर रखो तो क्या इसके अंतिम मान यानी इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा, यह जो है हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रखकर जो है वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। तो 24 की पावर जो है हम 1 रखेंगे तो 24 एकम कितना हो गया, 24 हो जाएगा। जहाँ पर इकाई का अंक देखोगे 4 आ रहा, यानी 5 पर जो है नहीं समाप्त हो रही। अगर जो हम फिर से 24 की पावर 2 रखेंगे n की जगह पर तो 24 ही हम कितना होता है, 576 होता है, यानी 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम हर बार 4 ही का तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर या क्यूब करेंगे तब भी आप देखोगे तो 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 का एक बार लगाएं तब भी 4 ही आया, 2 बार लगाएं तो 6 आया, 3 बार लगाएंगे तब भी जो है कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। फिर अगर जो हम 4 बार लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हम 5 बार अगर जो लगाएं, 4 24 की पावर 5 करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 24 की पावर 3, तो इसका जो अंतिम अंक होगा तो वो कितना आएगा, 4 आएगा अंतिम अंक इसका जो है क्यूब करने पर। अगर जो हम यहाँ पर 24 की पावर जो है कितना कर दें, 4 कर दें, तो यहाँ पर जो है अंतिम अंक जो होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका अंतिम अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यह जो संख्या है कहीं भी 0 पर नहीं समाप्त होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि 24 की पावर, यहाँ लिख लेंगे 24 की पावर n अंक 5 पर जो है अंक 24 की पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी। यानी यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 पर अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी। यह हम जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 प्लस 55 एक जो है भाज्य संख्या है। यह हमें जो है सिद्ध करना है। सबसे पहले हम भाज्य की डिफिनेशन देख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य होता क्या है। भाज्य का मतलब है ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड कोई भी हो सकते हैं, x, y, z। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। अगर 3 गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या, और 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 लिए हम, तो यहाँ पर जो है 5 के गुणज कितने होंगे, यह 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। इसके अलावा तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। यानी इसके कितने गुणनखंड है, 2 हैं, तो इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। अगर हम 6 ले लें, ठीक है 6 लेते हैं, तो 6 को देखेंगे 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। अब हमें क्या है कि यहाँ पर हमने लिखा था 3, तो 3 से जो है ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम ना हो। अगर 2 होंगे तो अभाज्य संख्या, और 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या होगी। उसमें 1 भी शामिल होगा। 3 जब हम काउंट करेंगे तो 1 भी शामिल होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11, 11 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार लिख लेंगे 11 गुणे 11। और फिर क्या दिया है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे और 55 लिख लेंगे। अब इसमें देखोगे 11 से 55 कट जाता है, यानी ये चारों संख्याएं गुणज में हैं और ये अलग है। अगर इसमें हम कॉमन लें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 5 55 होता है, 11 और 5 की गुणा 55 के बराबर, यानी हम 55 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 55 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 7 और 11 ये बच जाएगा, यानी 7 गुणे 11 और प्लस 55 तो कॉमन ले लिए, यानी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 55 गुणे 11 सती 77 और 1 कितना 78 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 55 गुणे 78, 2 गुणनखंड तो ये हो गए, और इसके साथ में 1 तो हम लिख ही सकते हैं, 55 गुणे 78 और गुणे 1। और इसके भी गुणनखंड अगर चाहें तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि 11 5 55, 11 गुणे 5, 78 के गुणा करेंगे तो 2 और गुणे में आएंगे, यानी बहुत सारे 3 से ज़्यादा गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस संख्या के 3 से अधिक गुणनखंड हैं। इस संख्या के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हैं अतः यह संख्या भाज्य है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संख्या जो है कैसी है, यह संख्या जो है भाज्य है। यह हम जो है इस सवाल के लिए लिख सकते हैं और ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं।